नमस्कार। लास्ट वीडियो में अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें पढ़ा था कि अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, यानी सममूल्य पर किस प्रकार से करते हैं तथा प्रीमियम पर किस प्रकार से करते हैं तथा प्रीमियम की राशि का किस प्रकार से उपयोग या यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, वो वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो गया था, तो आज इस वीडियो को दूसरे पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर को दूसरे पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे कि बट्टे का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जानना चाहेंगे कि आज किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज पढ़ेंगे कि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट किस प्रकार से ओपन किया जाता है, डिस्काउंट का राइट ऑफ यानी अप्लेकन किस प्रकार से किया जाता है, पेंडल से किया जाएगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, बट्टे पर निर्गमन की कौन कौन सी कंडीशन या शर्तें होती है, बट्टे का बैलेंस शीट या चिट्ठे में निरूपण या प्रावधान किस प्रकार से किया जाता है, बट्टे पर निर्गमन पर अकाउंटिंग या लेखे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से जनरल एंट्री होती है, अंशों का अधिविधान यानी और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंशों का नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है, अधिकार अंशों का इशू किस प्रकार से करते हैं या अधिकार अंश क्या होते हैं, और स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, आदि चीज़ों का आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट बात करते हैं कि अंशों का बट्टे पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट किस प्रकार से किया जाता है। पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। यानी अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित करना अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। अंकित मूल्य में से निर्गमित मूल्य घटाने पर बट्टे की राशि आ जाती है। देखिए, अंशों पर बट्टे का निर्गमन का सीधा फंडा यह है कि मान के चलिए आपका किसी शेयर का मूल्य 100 रुपये है, आप जनता में उसको 95 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो 5 रुपये का आप बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये 5 रुपये आपका कैपिटल लॉस होगा। अब इस कैपिटल लॉस को किस प्रकार से राइट ऑफ करेंगे, किस प्रकार से किस अकाउंट के माध्यम से करेंगे, पी&एल से करेंगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। देखिए, अब इसमें बात करते हैं सेकंड रूप में कि बट्टे पर निर्गमन की कौन कौन सी कंडीशन या शर्तें होती है। देखो, इसमें फर्स्ट है कि अंश ऐसी श्रेणी के होने चाहिए जो पहले से इशू किए हुए हो। यानी कोई भी कंपनी बट्टा तभी दे सकती है जब अंश ऐसी सीरीज या श्रेणी के होने चाहिए जो पहले से इशू होने चाहिए। अगर नया इशू कर रहे हैं, अंशों की प्रकृति नहीं है, तो उस संबंध में किसी प्रकार से कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने का अधिकार कंपनी की साधारण सभा में पास किए गए प्रस्ताव द्वारा किया जाना चाहिए तथा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत भी होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी अंशों का बट्टे पर निर्गमन करती है या इशू करती है, तो उसे सर्वप्रथम साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करना होता है। उसके पश्चात में जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत करवाया जाना चाहिए, अन्यथा कोई भी कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, बट्टे की अधिकतम दर प्रस्ताव में स्पष्ट होनी चाहिए। जो बट्टा आप दे रहे हैं, वो प्रस्ताव यानी जो प्रोस्पेक्ट आप जनता में निर्गमित करेंगे, उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम बट्टा आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा, तो आपको कंपनी लॉ से या कंपनी कानून से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, तो कंपनी को व्यापार आरंभ करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि के कम से कम 1 वर्ष पश्चात ही बट्टे पर अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। यानी कोई भी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है या व्यापार का प्रारंभ कर देती है, तो उसके 1 वर्ष पश्चात ही बट्टों का अंशों पर निर्गमन किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता है। जबकि सममूल्य पर और प्रीमियम पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी व्यापार स्टार्ट करते ही तुरंत सममूल्य या प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, अब इसमें आगे एक बता रखा है कि अंशों का निर्गमन कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से 2 माह के भीतर अथवा उनके द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर करना चाहिए। यानी जो अंशों का आप निर्गमन करेंगे, वो सर्वप्रथम साधारण सभा में प्रस्ताव पास करेंगे, उसके पश्चात में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा उसको पास किया जाएगा या देखा जाएगा। फिर उसके जो तिथि है 2 माह के भीतर अथवा जो कंपनी लॉ द्वारा आगे डेट बढ़ाई गई है, उसके भीतर ही डिस्काउंट वाले जो शेयर है आप इशू कर रहे हैं, उनको इशू करना जरूरी है। यानी 2 महीने के अंदर इशू करेंगे या जो कंपनी लॉ द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है कोई समय कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उस अवधि के भीतर आपको डिस्काउंट वाले शेयर का निर्गमन करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रविवरण में बट्टा संबंधित तथ्यों की सूचना दी जानी चाहिए। जो भी प्रोस्पेक्ट आप जनता में निर्गमित करेंगे, जनता को सूचना देंगे, उसमें स्पष्ट रूप से बट्टे के संबंध में सूचना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अंशों के निर्गमन पर बट्टे का चिट्ठी में किस प्रकार से प्रावधान करते हैं। देखिए, अंशों का बट्टे पर निर्गमन की दिशा में बट्टे की राशि कंपनी की पूंजीगत हानि होती है। देखिए, अभी बता दिया था मैंने पहले आपको कि जो भी अंशों का बट्टे पर आप इशू करेंगे, तो एक तरीके से कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है, क्योंकि जो भी फेस वैल्यू है बट
शेयर की वो 100 रुपये मान के चलते हैं, आप उसको 95 में जनता से खरीद रहे हैं, यानी जनता को आप 5 रुपये का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो आपके लिए एक तरीके से पूंजीगत हानि होती है और इसको अलग से एक खाते में डेबिट किया जाता है। इस खाते को अंश बट्टा खाता यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट कहते हैं। जो बट्टा की राशि है, उसके संबंध में एक नया खाता खोला जाता है, उस खाते का नाम होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, यानी इस राशि को अंश बट्टे खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि अब आप सिक्योरिटीज़ यानी जो आप प्रीमियम पर अगर इश्यू करते हैं, तो उस संबंध में आपके लिए कैपिटल प्रॉफ़िट होता है, तो उस संबंध में आप उसको क्रेडिट करते हैं, ना कि डेबिट करते हैं। जबकि बट्टा दिया जाता है, तो उस संबंध में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को आप डेबिट करेंगे, जबकि प्रीमियम पे करेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट या जमा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अंशों पर दिया गया बट्टा पूंजीगत लाभों जैसे प्रतिभूति प्रीमियम खाता, समामेलन से पूर्व के लाभ एक्सेट्रा से अभिलिखित किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी आप अंशों पर बट्टा देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, अब उसको आपको समायोजन करना है, राइट ऑफ करना है, तो उस संबंध में जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की राशि है, आपने प्रीमियम पर जो शेयर इश्यू किए हैं, जो राशि प्राप्त होती है, या तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी उसका समायोजन कर सकते हैं, या जो भी समामेलन से इनकॉर्पोरेशन से पूर्व के जो लाभ होते हैं, उनसे अपलिखित किया जा सकता है। या ये प्रॉफ़िट उपलब्ध नहीं है, तो आप सामान्यतः प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट की राशि से भी उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? अगर पूंजीगत लाभ उपलब्ध नहीं है, तो कुछ वर्षों की अवधि में लाभ-हानि खाते से उसको अपलिखित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब तक इसे अपलिखित नहीं किया जाता, नहीं जब तक जो डिस्काउंट की राशि होती है, जब तक आप उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, तब तक उसे कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में, या विविध व्यय शीर्षक में इसको दिखाया जाएगा, जब तक आप इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। राइट ऑफ कर लेंगे, जितनी राशि से किया वो राशि इसमें माइनस हो जाएगी, या संपूर्ण राशि से कर लिया है तो संपूर्ण राशि माइनस हो जाएगी, ठीक है? ये तो पढ़ चुके हैं इसका बेसिक परिचय और इसकी कंडीशन। अब बात करते हैं अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर लेके यानी अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर बट्टे की राशि से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अब अभी पढ़ चुके हैं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को डेबिट किया जाएगा जितनी राशि का बट्टा दिया गया उस राशि से, तथा इस राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तथा जो ये राशि है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अगर इसमें 2 कंडीशन है, एक तो आप एक मुश्त भुगतान की दशा होने पर किस प्रकार से एंट्री करेंगे, और किस्तों में अगर आप भुगतान प्राप्त कर रही है कंपनी तो किस प्रकार से ट्रांज़ैक्शन किए जाएँगे वो देखते हैं। देखो, एक मुश्त भुगतान की दशा में यानी लमसम पेमेंट की दशा में किस प्रकार से एंट्री होगी, देखो, आवेदन राशि प्राप्त होने पर तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट यानी इसमें डिस्काउंट की राशि शामिल नहीं होगी, यानी प्राप्त शुद्ध राशि से एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अंशों के आवंटन पर अलॉटमेंट करेंगे तो ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी एंड डिस्काउंट ट्रांसफर्ड यानी एप्लीकेशन मनी को वो डिस्काउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, अब टू शेयर कैपिटल में तो संपूर्ण राशि आ जाएगी, प्राप्त शुद्ध राशि प्लस बट्टे की राशि दोनों का योग आ जाएगा। वो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो शुद्ध राशि प्राप्त हो रही है, आपने 100 रुपये का शेयर है, आपने 95 में जारी किया, 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो आपको 95 रुपये प्राप्त हुए हैं, वो राशि आ जाएगी, और बट्टे की 5 रुपये की राशि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट में आ जाएगी, और टोटल दोनों का प्राप्त शुद्ध राशि प्लस बट्टे की राशि का योग टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लमसम पेमेंट के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस्तों में भुगतान की दशा में किस प्रकार से एंट्री होगी। देखो, तो इसमें फर्स्ट है आपका आवंटन राशि देय होने पर किस प्रकार से एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें राशि कैसे आएगी, वो सेम वाली स्थिति है, जो आवंटन पर प्राप्त शुद्ध राशि इसमें डेबिट साइड में आ जाएगी, बट्टे की राशि डेबिट साइड में आ जाएगी, और टू शेयर कैपिटल यानी सीआर साइड या जमा साइड में प्राप्य राशि प्लस बट्टे की दोनों का योग इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आवंटन राशि प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी जिसमें बट्टा राशि शामिल नहीं होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। वास्तव में प्राप्त शुद्ध राशि से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बट्टे की राशि को अगर राइट ऑफ करेंगे, अपने बट्टा मान के चलो 5% दिया है, बट्टा जो भी राशि है उसको आपको राइट ऑफ करना है, यानी उसका समायोजन करना है, तो समायोजन सामान्यतः या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं, या समामेलन से पूर्व के जो लाभ होते हैं उनसे करते हैं।
अब इसमें बट्टे की राशि पूंजीगत लाभों या लाभ हानि खाते से अपलिखित करने पर एंट्री होगी। या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कर देंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट हो जाएगा। जो राशि जिस राशि से आप उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, मान के चलो आप 5,000 रुपये का आपका डिस्काउंट दिया और 5,000 रुपये से आप उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, हो सकता है आपकी राशि कम भी हो सकती है, तो कम से कर रहे हैं 3,000 से कर रहे हैं तो 3,000 रुपये की राशि इसमें आ जाएगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो, अल्का लिमिटेड की स्थापना 2000 में की गई, जिसकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपए थी, जो 100 रुपये वाले 50,000 समता अंशों में डिवाइडेड थी। इन अंशों में 30 लाख रुपए के समता अंश वर्ष 2000 में जनता में निर्गमित कर दिए गए थे। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको बात करना है सिर्फ वर्ष 2006 में। तो वर्ष 2006 में 20,000 समता अंश जनता में 5% बट्टे पर आवेदन के लिए प्रस्तुत किए गए। ठीक है, राशि इस प्रकार थी, आवेदन पर 40 रुपये थे, आवंटन पर 30 रुपये थे, शेष मांग पर थे। यानी 40 रुपये तो आप आवेदन पर ले रहे हैं, आवंटन 30 रुपये ले रहे हैं, टोटल हो गए 70, बाकी रहेगा 30। यानी 30 रुपये शेष प्रथम मांग पर है, जिसमें 5% डिस्काउंट करना है, तो 25 रुपये आपका प्रथम मांग पर रह जाएगी। 19,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी 20,000 जनता में निर्गमित किए, जिनमें से 19,000 के लिए आवेदन आए। कंपनी ने बट्टे के निर्गमन की सभी आवश्यक शर्तों को पूर्ति कर ली है। एक अंशधारी नीतीश, जिसके पास 500 अंश है, से आवंटन एवं प्रथम राशि प्राप्त नहीं हुई थी। शेष सभी धनराशियां देय तिथियों पर प्राप्त हो गई। वर्ष में कंपनी ने 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। इससे वर्ष के लाभों में 5,000 रुपये बट्टा अपलिखित करने का निश्चय किया गया। यानी 25,000 का टोटल प्रॉफिट आपने कमाया है और 5,000 रुपये आप इस प्रॉफिट से राइट ऑफ करेंगे। तो जनरल प्रविष्टि देनी है और 31 दिसंबर को 8 को कंपनी की चिट्ठी में या चिट्ठा तैयार करना है। देखिए, अब इसको देखते हैं। पहले जनरल बना लेंगे, जनरल में एंट्री करेंगे तो जनरल ऑफ अल्का लिमिटेड है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हो जाएगी एप्लीकेशन मनी अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये कैसे होगी कि आपने 20,000 तो जनता को आमंत्रित किए थे, जिसमें से 19,000 के लिए आवेदन आए। ठीक है, अब 19,000 लोगों ने आवेदन किया है। अब आवेदन पर आप 40 रुपये मांग रहे हैं, तो 19,000 इंटू 40 कर देंगे तो 7,60,000 रुपये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी राशि से हो जाएगी? जिस राशि से आपको राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, 7,60,000 की आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू एंड डिस्काउंट एडजस्टेड, यानी इसमें मिक्स एंट्री है। इन अलॉटमेंट की राशि देई है तथा डिस्काउंट का समायोजन करना है। ठीक है, अब इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए, इस राशि को देखते हैं कैसे आई है। यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,70,000 है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर में 95,000 है तथा इक्विटी शेयर कैपिटल में आपकी 6,65,000 है। अब इस राशि को देखते हैं कि आपका आवेदन पर 40 रुपये मांगे गए हैं, जबकि आवंटन पर 30 रुपये मांगे गए। किस में मांगे गए? 30 रुपये मांगे गए हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आवंटन यानी अलॉटमेंट पर ही उसका समायोजन करना होगा। तो इसमें 30 रुपये आवंटन में मांग रहे हैं, तो इसमें जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है तो 19,000 इंटू 30 कर देंगे तो 5,70,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने 5% डिस्काउंट दिया है, तो 19,000 इंटू 5 कर देंगे तो 95,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है, तो ये राशि डेबिट हो जाएगी, क्योंकि डेबिट एक तरह से कैपिटल लॉस होता है, तो डेबिट हो जाएगी। और आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किया है, आपने 5,70,000 रुपये आपको लेने हैं। ठीक है, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 6,65,000 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी अलॉटमेंट राशि भी शामिल है और डिस्काउंट राशि भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर, यानी अब अलॉटमेंट का तो आपको 5,70,000 रुपये लेना है, लेकिन इसमें से एक अंशधारी है। कौन है? अब क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि एक नितेश है, उसके पास 500 अंशों का वो मालिक है। ठीक है, अब उसे आवंटन एवं प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं होती है। आवंटन का कितना रुपया है? आवंटन का इसमें है 30 रुपये और प्रथम मांग कितनी है? 30 रुपये शेष रह गई, यानी 40 प्लस 30 70 प्लस 30 करेंगे 100, और इसमें से 5% डिस्काउंट है तो 25 रुपये रह जाएगा। 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो 25 रह जाएगा। तो 30 प्लस 25 यानी 55 रुपये इसने चुकाए नहीं। ठीक है, अब इसमें से जो अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करेंगे तो 5,70,000 होनी चाहिए, पर अलॉटमेंट पर 30 रुपये नितेश ने नहीं चुकाए हैं, तो 30 इंटू 500 कर देंगे तो 15,000 रुपये इसने नहीं चुकाए हैं, तो 15,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 5,70,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 5,55,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट बात करें फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है, तो उसमें फर्स्ट कॉल है आपका कितना है, फर्स्ट कॉल पर आपसे 25 रुपये मांगा जाएगा। कितना मांगा जाएगा? 25 रुपये, क्योंकि 40 रुपये तो आपका आवेदन पर है, आवंटन पर 30 रुपये है, वो शेष मांग आपकी 30 रुपये शेष रहेगी, जिसमें 5% डिस्काउंट कर देंगे तो 25 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने हो जाएगी? 4,75,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4,75,000 रुपया ये आ जाएगा। अब इसमें से एक शेयर होल्डर है नितेश, जिसके पास 500 अंश है, उसने आवंटन पे भी राशि नहीं चुकाई थी तथा प्रथम मांग पर भी राशि नहीं चुकाई थी, तो आवंटन का समायोजन कर चुके हैं। अब फर्स्ट मांग है, फर्स्ट मांग पे कितना है इसका? 30 रुपये है, जिसमें 5 डिस्काउंट हो जाएगा तो 25 रुपये हो गए, जिसमें 25 रुपया नहीं चुकाया है। ठीक है, तो अब इसमें 12,500 रुपये उसने नहीं चुकाए हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी 4,75,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे तो 4,62,000 आ जाएगी। ये मिसप्रिंट है, 4,62,000 ये डेबिट साइड में दे रखा है, नीचे वाला तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त होने की एंट्री ये हो जाएगी, क्योंकि उसने 500 शेयर के हिसाब से 25 के हिसाब से देखें तो 12,500 रुपया नहीं चुका रहा था। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें कह रखा है कि कंपनी को टोटल 25,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 25,000 प्रॉफिट। अब उस आपने डिस्काउंट पर जो शेयर इशू किए हैं उनका वैल्यू है 95,000, एंड 95,000 का आपका कैपिटल लॉस हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको राइट ऑफ करना है, उसका समायोजन करना है, और किससे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस से करना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 25,000 की राशि है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि सिर्फ 5,000 राशि ही आपको राइट ऑफ करनी है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यानी 5,000 से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम ऊपर आ जाता। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड असेट्स और अमाउंट है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में पहले बता चुके हैं आपको, अंशों का निर्गमन करते हैं, कंपनी खातों का बेसिक परिचय बताया, तो उसमें बता चुके हैं कि शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल में प्राधिकृत पूंजी होती है और इशूड कैपिटल होती है। इसका कभी भी योग नहीं किया जाता है, केवल एक सूचनार्थ इसको दर्शाया जाता है। तो 50,000 की इक्विटी शेयर है, 100 रुपये प्रति अंश है, 50 लाख की राशि हो गई, और इशूड आपने 49,000 किए, 30,000 पहले कर दिए थे, 19,000 बाद में 20,000 बाद में किए थे, जिसमें जनता ने 19,000 शेयर परचेज किए हैं। ठीक है, तो 49,000 हो गए टोटल, यानी 100 रुपये का है तो 49 लाख ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो प्राधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का कभी भी बैलेंस शीट में योग नहीं किया जाता है, जबकि पेड अप कैपिटल और जो भी कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, उनका और रिजर्व एंड सरप्लस है, उनका योग या माइनस किया जाता है। अब इसमें पेड अप कैपिटल आपकी 49,000 है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपये है, तो टोटल 49 लाख पेड अप कैपिटल हो गई, जिसमें कॉल्स इन एरियर यानी 15,000 रुपये तो आवंटन पर नितेश ने 500 शेयरों के हिसाब से नहीं चुकाया था, तथा प्रथम मांग पर 12,500 रुपये नहीं चुकाए थे। तो कॉल्स इन एरियर यानी कॉल्स की बकाया है, मांग बकाया है, तो उस माइनस कर देंगे 49 लाख में से, तो 48,72,500 रुपये राशि आ गई। ठीक है, इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस आपके देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट था 25,000 का था, जिसमें से 5,000 रुपये आप राइट ऑफ कर चुके हैं पेंडल के माध्यम से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 20,000 रुपये आ जाएगा। तो डेबिट ये लायबिलिटी साइड का योग आपका 48,92,500 रुपया हो गया। इस तरीके से असेट साइड की देखें तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आपने 95,000 रुपये का कैपिटल लॉस हुआ था। ठीक है, उसमें से 5,000 रुपये आपने राइट ऑफ कर लिए हैं, 5,000 का समायोजन कर लिया है पेंडल अकाउंट से, तो कितना राशि शेष रह गई? 90,000 रुपये राशि शेष रह गई। ठीक है, ये आ गई। और कैसेट बैंक में यानी जो भी आपने एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर प्रथम मांग पर जो राशि प्राप्त हुई है 17,77,500 रुपये आपको प्राप्त हुई है, वो इसमें आ जाएगी कॉल्स-इन एरियर को माइनस करने के पश्चात में। ठीक है, और जो सन्ड्री असेट्स है वो बैलेंस शीट के माध्यम से यानी बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से आपकी जो विविध संपत्तियां हैं वो प्राप्त हो जाएगी। 30,25,000 आपकी विविध संपत्तियां हैं, तो टोटल इनका मिल चुका है 48,92,500 रुपये। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अंशों का अभिधान क्या होता है, यानी और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, जो भी कंपनियां मार्केट में जिनकी साख अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, तो कोई भी निवेशक, इन्वेस्टर या शेयर होल्डर उनमें पैसा लगाना चाहता है। जैसे ये सेम मामला ऋण पत्रों में भी और सब्सक्रिप्शन हो सकता है, तो इस तरीके से अंशों में भी और सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो माना कि आपने शेयरों का इश्यू 50,000 शेयर इशू किए, लेकिन जनता में आपने 50,000 शेयर इशू कर दिए गए, लेकिन जिस कंपनी की साख अच्छी है वो कंपनी में 60,000 के लिए आवेदन आ गए, यानी 50,000 आपने इशू किए लेकिन 60,000 का आवेदन आ गया, तो 10,000 जो ज़्यादा एक्सेस आया है वो एक तरीके से अभिधान या और सब्सक्रिप्शन कहलाता है, यानी और सब्सक्रिप्शन इसे कहते हैं। ठीक है,
जब आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं अच्छे प्रबंध वाली कंपनियां अपने अंशों को जनता में निर्गमित करने के लिए परविवरण जारी करती है, तो निर्गमित अंशों से अधिक अंश क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति को अधिअभिदान या अत्यधिक अभिदान कहते हैं, या और सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो संचालक मंडल परविवरण में वर्णित प्रस्तावित अंशों से अधिक का बंटन नहीं कर सकते हैं, इसलिए संचालकों द्वारा किया जाने वाला बंटन कार्य कठिन हो जाता है। अब इसमें एक संचालक जो डायरेक्टर होते हैं, उनके सामने एक समस्या हो जाती है कि आपने 50,000 तो जनता में इशू किए हैं शेयर, ठीक है, राशि जुटाने के लिए, लेकिन जनता से आवेदन 60,000 का आ गया। अब स्थिति क्या करें, किसको शेयर दें, किसको नहीं दें? यानी 10,000 एक्सेस आ गया, तो 10,000 लोगों को या तो राशि लौटा दें या फिर उनका समायोजन करें। तो इस पक्षपात से बचने के लिए एक कंपनी लॉ में या संचालकों द्वारा एक प्रावधान किया गया है कि यथानुपात उसमें एक समायोजन किया जाता है। मान के चलो कंपनी ने 2,000 शेयर इशू किए गए, ठीक है। अब 8,000 के लिए आवेदन आ गया, तो उनका अनुपात करेंगे, तो अनुपात 2,000 अनुपात 8,000 करेंगे, तो अनुपात निकालेंगे तो 1:4 इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों ने 4 आवेदन किए हैं, जिन व्यक्तियों ने 4 आवेदन किए हैं, उनको अगर और सब्सक्रिप्शन या आवेदन हो रहा है, तो 4 आवेदन करने वाले व्यक्ति को केवल एक ही आवेदन अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी अभिधान में आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। देखो, अब इसमें देखते हैं इसको। संचालक निर्गमित अंशों की संख्या तक आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लें तथा अपेक्षित संख्या से अधिक आए हुए आवेदन पत्रों को पूर्णतः अस्वीकार कर दें। यानी या तो उनको स्वीकार कर लें जो भी इशू किए गए हैं उस संख्या तक, और अगर ज़्यादा आए हैं तो उनको या तो अस्वीकार कर दें, रिजेक्ट कर दें। अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों की राशि खेद पत्र यानी लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ लौटा दी जाए। ऐसी दशा में इस प्रकार से एंट्री होगी। स्वीकृत आवेदकों को प्रार्थना पत्र की राशि लौटाने पर यानी एप्लीकेशन की राशि लौटाने पर एंट्री हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, जो अक्षित राशि आई है उसको लौटा देंगे, ठीक है। और जो राशि प्राप्त होती है उसकी विपरीत एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसा कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन हो जाती है, ये तो हो गया, चलो चलो ठीक है लौटा देंगे, पर उसमें पक्षपात से बचने के लिए अब किसको लौटाएं राशि, किसको नहीं लौटाएं, आवेदन सभी ने किया है, तो उस संबंध में अभी मैंने बता दिया आपको कि आनुपातिक आधार पर यानी प्रो रेटा सिस्टम अपनाया जाता है। और उसमें अभी बता दिया था कि 2,000 अंशों के लिए आवेदन करेंगे, 8,000 ने 2,000 के लिए निर्गमन किया, 8,000 आवेदन आ गए, तो 6,000 ज़्यादा आवेदन आ गए, तो उस संबंध में इनका अनुपात निकाला जाता है, 2,000 अनुपात 8,000, तो 1:4 होगा। तो इस दशा में जिस व्यक्ति ने 4 आवेदन किए हैं उसको केवल एक ही आवेदन अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। वो जो शेष राशि है वो एक्सेस राशि उनको लौटा दी जाएगी। और इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि ऐसी दशा में 4 अंशों के लिए आवेदन करने वाले प्रार्थी को 1 अंश का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। आवेदन पत्र पर प्राप्त अतिरिक्त राशि लौटाई नहीं जाती है। जो आवेदन पर अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है, जैसे मान के चलो कोई किसी व्यक्ति ने 4 अंशों का आवेदन किया और उसको एक अलॉटमेंट दिया जाता है 1 अंशों का, तो जो 3 अंशों की एक्सेस राशि है उसको लौटाई नहीं जाती सामान्यतः, या तो जो आगामी जो एक शेयर उसको अलॉटमेंट किया गया उसकी जो फर्स्ट कॉल है अलॉटमेंट की राशि है, सेकंड कॉल है, थर्ड या फाइनल कॉल है, उस राशि का समायोजन करने के लिए वो राशि रोकी जा सकती है, तथा जो शेष राशि उसके पश्चात में समायोजन करने के पश्चात में अगर कोई शेष राशि रह जाती है तो उसको लौटा दी जाती है, ठीक है। आवेदन पत्र प्राप्त अतिरिक्त राशि लौटाई नहीं जाती है, बल्कि आवंटन राशि के लिए समायोजित कर ली जाती है। यदि आवंटन राशि समायोजित करने के बाद भी कोई राशि शेष रह जाती है तो उसे लौटा देनी चाहिए। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना हो तो ही इस राशि का उपयोग आगामी मांगों के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार की स्पष्ट सूचना दे रखी है कि जो एक्सिस राशि आई है उसका समायोजन आगामी मांगों, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड या फाइनल को जो भी स्थिति है उसमें करना हो तो ही करें, अन्यथा उस राशि को लौटा दें, ठीक है। अब इस संबंध में एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी, यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि पूरी आवंटन पर समायोजित हो जाती है तो इसमें एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर जो एक्सेस मनी है अगर वो पूरी राशि आवंटन पर समायोजित हो जाती है तो इस संबंध में ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि में आवंटन राशि समायोजित करने के बाद भी राशि कोई शेष रह जाती है तो उस संबंध में उस राशि को लौटाना होगा। पहले समायोजन करेंगे, समायोजन करने के पश्चात में जो राशि शेष रहती है उसको रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर को। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में जो भी राशि प्राप्त हुई है, जो मांगी गई है ड्यू है, प्लस जो प्राप्त हुई है टोटल वो आ जाएगी। शेयर अलॉटमेंट में जो वास्तविक राशि मांगनी है वो आ जाएगी, और जो एक्सिस राशि है टू बैंक अकाउंट कर देंगे, उसको लौटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यदि आवंटन राशि समायोजित करने के बाद शेष राशि आगे की मांगों में समायोजित करने का स्पष्ट डायरेक्शन या निर्देश दे रखा हो तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें शेयर एप्लीकेशन डेबिट में टोटल राशि आ जाएगी, जिसमें शेयर अलॉटमेंट में जितनी राशि
मांगी गई वो आ जाएगी, कॉल्स इन एडवांस आपका कितना है वो इसमें समायोजन हो जाएगा, और जो एक्सेस राशि रहती है उसको टू बैंक अकाउंट के माध्यम से शेयर होल्डर को लौटा देंगे। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि आवेदन राशि का समायोजन किस प्रकार से करते हैं। देखिए, कभी-कभी संचालक कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित पूरी राशि पूरे अंश आवंटित कर देते हैं, कुछ को आंशिक रूप से आवंटन करते हैं तथा शेष को बिल्कुल भी अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते हैं, उन्हें आवेदन राशि लौटा दी जाती है। जब आवेदकों को कई श्रेणी में बांटा जाता है, तो नीचे ये विवरण दिया गया उसमें समायोजन करना होता है। अब इसमें जो शेयर होते हैं वो कई श्रेणी में होते हैं, कई सीरीज में होते हैं, तो उनका श्रेणी डिसाइडेड की जाती है, किस श्रेणी के लोगों को कितना शेयर देना है और किस श्रेणी के लोगों को कितना शेयर रिफंड करना है। ठीक है। तो श्रेणी डिवाइडेड कर देंगे, आवेदन अंश उनके द्वारा कितने हैं, आवंटित अंश उनको कितने किए गए हैं, प्राप्त आवेदन राशि कितनी है, और प्राप्त आवेदन राशि का समायोजन करेंगे, अंश पूंजी पे कितना करेंगे, आवंटन पर कितना करेंगे, अग्रिम मांग कितनी है, और वापसी उनको किस राशि से करेंगे, वो राशि इसमें आ जाएगी। ये सारणी बनाई जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि पूर्णिमा लिमिटेड का पंजीयन 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ, जो 10 रुपये वाले 50,000 समतांशों में डिवाइडेड थे। कंपनी ने सभी अंश जनता से क्रय हेतु 12 रुपये प्रति अंश के हिसाब से प्रस्तावित किए, यानी 10 रुपये उसका फेस वैल्यू, अंकित मूल्य 12 रुपये में कर रहे हैं, 2 रुपये इसमें प्रीमियम शामिल है। ठीक है। यानी 12 रुपये, 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम है। जो निम्न प्रकार थे, प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन पे 4 रुपये मांग रहे हैं, बंटन पे 4 रुपये प्रीमियम सहित है। ठीक है। प्रथम मांग पर 2 रुपये हैं तथा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये हैं, तो 4 + 4 यानी 8 हो गए, प्लस 2 10 प्लस 2 12 हो गया। इसमें 2 रुपये प्रीमियम हो गया। ठीक है। तो इसमें जो बंटन पे प्रीमियम है वो 2 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये बंटन के मांग रहे हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, 1,30,000 अंशों के लिए खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आए। अब संचालकों ने निम्न प्रकार से बंटन किया। ठीक है। यानी जो 5 एक्सेस और सब्सक्रिप्शन हो गया, तो इसमें 5,000 अंशों के प्रार्थियों को बंटन से मना कर दिया गया, उनको एप्लीकेशन राशि लौटा दी गई, और शेष प्रार्थियों को यथानुपात यानी जो अनुपात था उस अनुपात से उनका बंटन सारणी के माध्यम से कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें एक अंशधारी है अभिषेक, जिसके पास 200 अंश थे। आवेदन राशि के अतिरिक्त कोई राशि का वह भुगतान नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आवेदन राशि, यानी आवेदन पर कितने रुपए मांग रहे हैं, 4 रुपये मांग रहे हैं, तो 4 इंटू 200 कर देंगे तो 800 रुपये के अतिरिक्त उसने किसी प्रकार की कोई राशि नहीं चुकाई। ठीक है। दूसरा अंशधारी आशीष था, जिसके पास 300 अंश थे। सिर्फ द्वितीय मांग का वो भुगतान करता है, यानी अलॉटमेंट का भी कर देता है। सॉरी, आशीष जिसके पास 300 अंश थे, सिर्फ द्वितीय मांग का भुगतान नहीं करता है, और उसने एप्लीकेशन का तो होता ही है, अलॉटमेंट का कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का कर दिया, लेकिन सेकंड कॉल का वो भुगतान नहीं करता है। ठीक है। उक्त व्यवहारों के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्री देनी है, रोकड़ बही बनाना है। ठीक है। और आवेदन पर प्राप्त आदि की राशि को अंशों के मूल्य की सीमा तक रोका जा सकता है, इसमें क्वेश्चन में कह रखा है। अब बात करते हैं कि जनता में 50,000 अंशों का इशू किया, 10 रुपये का एक अंश है, 12 रुपये पे कर रहे हैं, 2 रुपये प्रीमियम के। प्रार्थना पत्र पे 4 रुपये मांग रहे हैं, बंटन पे 4 रुपये प्रीमियम से मांग रहे हैं, 2 रुपये बंटन के, 2 रुपये प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपये की है और सेकंड कॉल आपकी 2 रुपये की है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, पहले बैंक प्राप्त होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। 50,000 आपका टोटल शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, तो 50,000 इंटू 4 कर देंगे, 2 लाख रुपये की राशि आ गई। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर जो अलॉटमेंट ले रहे हैं, प्रीमियम पर सामान्यतः अलॉटमेंट लिया जाता है, प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही लिया जाता है सामान्यतः, जब तक क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो। ठीक है। अब इसमें अलॉटमेंट आपका कितने का रुपए का हो रहा है, टोटल प्रीमियम से 4 रुपये का हो रहा है, जिसमें 2 रुपये तो आपका अलॉटमेंट राशि है, 2 रुपये प्रीमियम की है। तो प्रीमियम तो अलॉटमेंट होगा तो प्रीमियम से टोटल राशि का होगा, तो इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख से कर देंगे, 50,000 इंटू 4 कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो आपका अलॉटमेंट राशि है वो आपकी 1 लाख है, 50,000 इंटू 2 कर देंगे, और 2 रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कर देंगे, जमा कर देंगे 1 लाख से। ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी जो एक्सेस मनी आपकी 1 लाख रुपए की एक्सेस मनी आई है उसको समायोजन करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 3 लाख से, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 2 लाख है, और कॉल्स इन एडवांस आपका 1 लाख रुपया है, यानी 1 लाख रुपये आपकी कॉल्स इन एडवांस के रूप में मिली है। ठीक है। उसका समायोजन कर देंगे। नेक्स्ट है अब फर्स्ट कॉल की राशि दे ही है, मांगेंगे तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल पर आप 2 रुपये मांग रहे हैं, 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब जो इक्विटी शेयर पर आपकी जो 1 लाख रुपये कॉल्स इन एडवांस आया था आपका, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस को आप एडजस्टेड करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, यानी 1 लाख से। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सेकंड कॉल आप ड्यू है, मांगेंगे, उसकी सेम एंट्री जो फर्स्ट कॉल में की है वैसे हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अगर आपकी सेकंड कॉल ही फाइनल है तो उसके साथ में फाइनल लगाना अति आवश्यक होता है। अगर तृतीय आपकी थर्ड कॉल भी है तो उसमें आप एंट्री करेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, यानी जो भी लास्ट कॉल होती है उसके आगे
लास्ट कॉल का नाम लिखना होता है और फाइनल कॉल लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 1,02,000 के हिसाब से मांग रहे हैं, 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो 1,00,000 रुपये आपका फाइनल कॉल की राशि आ जाएगी। अब इसमें कैश बुक बनाते हैं, बैंक कॉलम बनाते हैं। तो जो भी राशि आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 5 आ जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में 99,000 आ जाएगी। इसमें से जो एप्लीकेशन अभी राशि किस प्रकार से है, राशि आई है कि जो 2 शेयर होल्डर थे, एक ने तो आवंटन प्लस प्रथम मांग सेकंड माल का भुगतान नहीं किया, प्लस एक शेयर होल्डर था उसने केवल सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया, तो वो राशि जो राशि प्राप्त होनी थी जो उनकी कॉल से एरियर है वो माइनस कर देंगे, तो ये राशि टोटल 6,19,000 आ जाएगी। इस तरीके से इक्विटी शेयर 20,000 की है, ठीक है। अभी जब जो 5,000 अंशधारी थे उनको 5,000 अंशधारियों को एप्लीकेशन की राशि 4 रुपये थी वो लौटा रहे हैं, तो 5,000 इंटू 4 कर देंगे तो 20,000 रुपये उनको लौटा देंगे, और जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस शीट 5,99,000 आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि अंशों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, अंशों का नगद के अतिरिक्त जिस प्रकार से डिवेंचर्स में किया जाता है उसी प्रकार सेम अंशों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन किया जा सकता है। मान के चलो जो भी शेयर जनता में इशू किए जाते हैं उसके बदले में एक तरीके से कंपनी द्वारा कैश या कैपिटल या पूंजी राशि ली जाती है, ठीक है। अब वो राशि चेक के माध्यम से ली जा सकती है, कैश ली जा सकती है, बैंक के माध्यम से कैसे भी डीडी या ड्रॉप पे ऑर्डर जो भी है उस स्थिति से ली जा सकती है। अब इसमें अंशों का नकद के अतिरिक्त प्रतिफल इस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी शेयर होल्डर है या कोई अन्य व्यक्ति है, संपत्ति के विक्रेता है या कोई अन्य कोई तकनीकी सेवाएं कंपनी को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उनको नकद ना लेके उनको शेयर जारी कर दिया जाता है उनकी सेवाओं के बदले या संपत्ति के बदले, तो वो नकद के अतिरिक्त प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। इसको देखते हैं। अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त संपत्ति के विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए या कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए या अभिगोपक यानी जो अंडरराइटर होता है, जो कमीशन जो अभिगोपन का कार्य करता है, वह व्यक्ति कंपनी का निर्माण के समय को कमीशन के बदले निर्गमन किया जाता है, तो इसे अंशों का नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। इसकी कानून में समान वैल्यू होती है, उसमें कोई उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है शेयर होल्डर पर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है। जो भी स्थिति होती है वो इस हिसाब से उनको समान अधिकार मिलते हैं, अगर नगद के अतिरिक्त भी वो शेयर खरीद रहे हैं तो भी। अब कंपनी अधिनियम के अनुसार नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित अंशों को चिट्ठे में प्रदत्त पूंजी शीर्षक में स्पष्टता अलग से दिखाया जाता है, यानी इसमें एक कंडीशन है, नोट है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए आप शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो उसको चिट्ठे में जो पेड कैपिटल होती है उस शीर्षक में स्पष्टता अलग से दिखाई जाएगा, यानी स्पष्ट उसमें लिखा जाएगा कि ये शेयर नगद के अतिरिक्त निर्गमन किए गए हैं। अब उपयुक्त दशाओं में निम्न प्रकार से एंट्री होती है। देखिए, बात करें एंट्री की, तो अगर किसी विक्रेता से संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, से संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में उसको नगद ना देके अंश दे रहे हैं, तो अंशों के नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल कहलाता है। तो उसका अगर संपत्ति खरीद रहे हैं किसी वेंडर से तो एंट्री हो जाएगी रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। अब जिस जिस मूल्य पर असेट्स को खरीदा गया है वो मूल्य इसमें आ जाएगा। आपने 1,00,000 की असेट्स खरीदी है, 1,00,000 के आप शेयर इशू कर देंगे उसको, तो ये रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। तो रेस्पेक्टिव असेट्स में संपत्ति का नाम आ जाएगा और वेंडर्स में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उसका नाम इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तो जो वेंडर आप नगद के अतिरिक्त कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, अभिगोपन कमीशन देते हैं या कोई किसी तकनीकी सेवा के बदले आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें सेम स्थिति जिस प्रकार से साधारणतः सामान्य रूप से की जाती है, उनको सममूल्य पे भी लिया जा सकता है, प्रीमियम पे भी किया जा सकता है और डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इनको विक्रेता को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं, आपने संपत्ति 10,00,000 की खरीदी है लेकिन आप उसको 10,20,000 दे रहे हैं, तो आप 20,000 प्रीमियम उसे प्रीमियम पे विक्रेता कोई संपत्ति आप 10,00,000 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब उसका आपको 9,80,000 का आप भुगतान कर रहे हैं, तो आपके लिए 20 रुपये आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसमें वेंडर्स अकाउंट में तो टोटल राशि हो जाएगी आवंटित अंशों का अंकित मूल्य पर प्लस प्रीमियम की राशि से हो जाएगा। तो वेंडर्स अकाउंट में टोटल राशि हो जाएगी और जो शेयर कैपिटल में आवंटित अंशों का अंकित मूल्य वो आ जाएगा और प्रीमियम की राशि इसमें सीआर साइड यानी क्रेडिट साइड आ जाएगी। अगर आप भट्टे पर निर्गमन करेंगे तो इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड या सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया गया था जबकि डिस्काउंट में लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को आप डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वेंडर्स अकाउंट में क्रय मूल्य की राशि आ जाएगी और डिस्काउंट आपने कितना दिया है वो भट्टे की राशि आ जाएगी और जो टोटल राशि है क्रय मूल्य प्लस भट्टे की राशि वो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में अंकित मूल्य की आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है, अगर जो भी आपके प्रवर्तक है, प्रमोटर है, उनको अगर आपने कंपनी में कोई प्रमोटर होते हैं, कंपनी का निर्माण करने के लिए प्रमोटर होते हैं, उनको उनके द्वारा जो मेहनत की गई है उनको पारिश्रमिक देना है, तो आप नगद में ना देके उनको शेयर जारी कर देते हैं, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी जो भी अंशों के अंकित मूल्य से ये राशि आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिगोपन कमीशन के बदले अंशों का आप निर्गमन करेंगे, तो उसमें एंट्री हो जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अंशों का अंकित मूल्य से जो कमीशन आपने दिया है, कितने अंश आपने शेयर किए गए हैं, वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकार अंशों का निर्गमन। देखिए अधिकार अंश क्या होते हैं, इश्यू ऑफ राइट्स है, यानी ऐसे राइट्स शेयर जिनका अधिकार और अधिकार केवल तो कंपनी के पुराने अंशधारी होते हैं उनको ही दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है वो देखते हैं। यानी कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी स्थापना के 2 वर्ष पश्चात अथवा प्रथम आवंटन के 1 वर्ष पश्चात, जो भी पहले हो, यानी या तो स्थापना के 2 वर्ष पश्चात या जो भी आपने फर्स्ट अलॉटमेंट किया गया है 1 वर्ष पश्चात, जो भी पहले होता है, नए अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी ये कंडीशन उसको फुलफिल करनी होती है। तो इन्हें खरीदने का प्रथम अधिकार सामान्यतः पुराने जो अंशधारी होते हैं उनको ही होता है, यानी जो पुराने अंशधारियों को ही बोनस अंशों का यानी राइट शेयर्स का इशू किया जाता है। ठीक है। अब ये अधिकार हक सपा यानी राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहलाता है, यानी जो अधिकार होता है, अधिकार यानी राइट शेयर का, वो एक तरीके से हक सपा राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहलाता है। इसके अधीन मिलने वाले अंश अधिकार अंश कहलाते हैं, यानी जो इसके अधीन जो अंश मिलते हैं वो अधिकार अंश कहलाते हैं। अब इसका जो निर्गमन किया जाता है उसका नोटिस कम से कम 15 दिन पूर्व देना होता है। सार्वजनिक कंपनियां भी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करा के, जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो साधारण सभा यानी जनरल मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव स्पेशल प्रस्ताव पास करके उपयुक्त नियम को हटा सकती है या उससे मुक्ति ले सकती है। ठीक है। अधिकार अंशों के निर्गमन पर कंपनी की पुस्तकों में जो एंट्री होती है पूर्व की भांति होती है, यानी सममूल्य पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे या डिस्काउंट पे करेंगे, जो भी स्थिति होती है उस हिसाब से एंट्री कर दी जाती है। आपका लास्ट बचा है टॉपिक अब स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए स्वेट इक्विटी अंश क्या होते हैं, यानी स्वेट इक्विटी अंशों से तात्पर्य होता है कि उन समता अंशों से हैं, यानी स्वेट इक्विटी अंशधारी केवल समता अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को बट्टे पर या नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए जाते हैं। यानी वो वे समता अंशधारी जिनको कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को बट्टे पर या नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जारी किया जाता है, यानी स्वेट इक्विटी अंशों को। नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल से तात्पर्य यहाँ होता है या तो कोई भी कर्मचारी या अन्य बाहरी व्यक्ति कंपनी को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, यानी तकनीकी जानकारी नो हाउ देने या बौद्धिक संपदा अधिकारों जो आईपीआर होता है, जो किसी वस्तु की रिसर्च की जाती है, जो उसका लाइसेंस या अधिकार होता है उस संबंधित व्यक्ति के पास में होता है, वो आईपीआर या बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रयोग कंपनी को देता है सहायता के लिए, किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी विकसित को ट्रांसफर करता है कंपनी को, तो उस संबंध में उसको एक स्वेट इक्विटी अंश उपलब्ध करवाए जाते हैं। या वैल्यू एडिशन यानी उपयोगिता वृद्धि करने के लिए जो भी कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं उनके बदले में उनको अंश स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन अंशों का निर्गमन साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है, यानी जो स्वेट इक्विटी अंश होते हैं उनका निर्गमन सिर्फ और सिर्फ साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव नहीं, केवल विशेष प्रस्ताव पारित करके ही किया जा सकता है, अन्यथा इसके अभाव में स्वेट इक्विटी अंश जारी नहीं किए जा सकते हैं। लास्ट है, ये अंश व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के कम से कम 1 वर्ष पश्चात पहले से निर्गमित श्रेणी के अंशों में ही जारी किए जा सकते हैं, यानी जो स्वेट इक्विटी अंश होते हैं वो सिर्फ कंपनी द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र यानी इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का या व्यापार प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात कम से कम 1 वर्ष पश्चात पहले से निर्गमित श्रेणी के अंशों में ही जारी किया जा सकता है। इस प्रकार के अंश आपने अगर पहले इशू कर रखे हैं तो ही 1 वर्ष पश्चात इनको जारी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अंशों का निर्गमन अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ चुके हैं, तथा सेकंड पार्ट में जो बट्टे पर निर्गमन सहित यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार से ओपन किया जाता है, डिस्काउंट का राइट ऑफ कैसे करते हैं, बट्टे का निर्गमन की कौन कौन सी कंडीशन होती है, चिट्ठे में किस प्रकार से बट्टे का प्रावधान करते हैं, निर्गमन पर लेखे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंशों का नकद के अतिरिक्त किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है, अधिकार अंशों का निर्गमन या राइट शेयर्स का निर्गमन किस प्रकार से करते हैं, तथा स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करते हैं, वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी अंशों का निर्गमन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अंशों का शोधन किस प्रकार से करते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर का शोधन किस प्रकार से करते हैं, सीआरआर अकाउंट क्या होता है, आदि चीज़ों का नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।